चलिए बच्चों, आज हम आवर्त सारणी में तत्वों के गुण में समूह पर आधारित गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखें जो समूह पर आधारित गुण है उसमें हम परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि आज जानने की कोशिश करेंगे आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो उसकी परमाणु त्रिज्या कैसे प्रभावित होती है। तो अब तक के वीडियो के लेक्चर में जो इसके ठीक पहले कुछ वीडियो के लेक्चर चले हैं बच्चों, उसमें जो हमने अध्ययन किया था वो आवर्त पर आधारित था। यानी कि किसी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं चलते थे तो जो परमाणु त्रिज्याएं होती थी, आयनिक त्रिज्याएं होती थी और संयोजकता होता था। यानी कि बहुत से सारे जो गुण हमने इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में पढ़ा कि वो बाएं से दाएं चलने के बाद कैसे प्रभावित होते हैं। उसी तरह हम अब जो गुण पढ़ेंगे वो किस पर, समूह पर आधारित गुण होगा। तो सबसे पहले आज हम परमाणु त्रिज्या के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि किसी समूह में अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं कैसे प्रभावित होती हैं, यानी कि कैसे परिवर्तित होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक चीज़ ये जान लीजिए कि अगर हमारा मान लीजिए ये आवर्त है और जो ऊर्ध्वाधर होते थे वो क्या होते थे, समूह होते थे। तो आप बच्चों ये समझ जाइए कि अगर ये हमारा आवर्त है और ये वाला क्या है, समूह, तो आप ये जानिए कि अगर हम किसी समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो हम जानते हैं कि समूह जो है परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। तो अगर हम देखिए बच्चों, जो समूह नंबर 1 हम ले रहे हैं इसका मतलब कि समूह नंबर 1 के जितने भी परमाणु हैं उनकी बाह्यतम कक्षाओं में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। उसी तरह अगर हम दूसरा समूह यहाँ लेते हैं तो जब दूसरे समूह में चलेंगे तो बच्चों देखिए, जब दूसरा समूह हम यहाँ लेंगे तो उसकी बाह्यतम कक्षाओं में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बाह्यतम कक्षा कहने का मतलब कि अगर हम किसी भी समूह में ऊपर से नीचे चलेंगे तो उनकी बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। लेकिन बच्चों हमने इनके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में ये चर्चा की है कि आवर्त जो होता है वो क्या बताता है, कोष बताता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आवर्त नंबर 1 है तो इसका मतलब उसमें एक कोष है। अगर आवर्त नंबर 2 में कोई परमाणु है या कोई तत्व है तो इसका मतलब उसमें कोष की संख्या या ऊर्जा स्तर की संख्या कितनी है, 2 है। इसी तरह हम आगे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई तत्व का परमाणु जो है तीसरे आवर्त में है तो इसका मतलब कि उसमें कोषों की संख्या 3 है। तो अब आप बच्चों समझ गए होंगे कि आवर्त क्या है, कोषों की संख्या को बताता है। तो अब आप स्वाभाविक रूप से ये समझ सकते हैं कि अगर ऊर्जा स्तर की संख्या ज़्यादा है यानी कोष की संख्या ज़्यादा है तो स्वाभाविक है परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो अगर हम आवर्त नंबर 1 का कोई तत्व लेते हैं तो इसका मतलब उसमें एक कोष है। आवर्त नंबर 2 लेते हैं 2 कोष है, आवर्त नंबर 3 लेते हैं तो 3 कोष। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई पहले समूह और पहले आवर्त का तत्व है तो इसका मतलब कि उसमें एक कोष है, उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये मान लीजिए हमारा नाभिक हो गया। उसी तरह जब हम दूसरे आवर्त के तत्व को लेंगे, जैसे ये मान लीजिए हमारा पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, तो जब देखें दूसरे आवर्त के
पहले समूह के तत्व को लेंगे तो इसका मतलब कि इसमें 2 कोष है, और ये देखिए बच्चों कोष नहीं है, ये नाभिक को दर्शाता है, कोष हमारे ये होंगे, तो 2 कोष है और इसकी बाह्यतम कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह अगर मान लीजिए तीसरा हम यहाँ आवर्त का पहले समूह का तत्व लेते हैं तो इसमें देखिए 3 कोष हो जाएंगे और बाह्यतम कक्षा में एक लें। अब आप इसकी सहायता से समझ सकते हैं कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी की समान, लेकिन जब देखिए बाह्यतम कोष और नाभिक के बीच की दूरी यहाँ देखेंगे हम, तो सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या किसकी है, जिसमें कोषों की संख्या 3 है। और जब देखिए बच्चों इनकी बीच की दूरी देखेंगे, नाभिक से बाह्य कोष के बीच की दूरी, तो इसमें सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या मिल रही है। तो इस आधार पे बच्चों ये समझिए कि अगर हम किसी समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो कोष की संख्या बढ़ने की वजह से परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होती जाएगी। इस प्रकार हम किसी भी समूह के परमाणु त्रिज्या के बारे में कह सकते हैं, किसी भी समूह के में ऊपर से नीचे चलेंगे तो उनकी परमाणु त्रिज्याएं क्या होती जाएंगी, बड़ी होती चली जाएंगी। इस प्रकार बच्चों आपने जाना कि किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने के बाद परमाणु त्रिज्याएं बड़ी होती जाती हैं, क्योंकि किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने के बाद कोषों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से परमाणु त्रिज्याएं क्या होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं। देखिए बच्चों यहाँ कहा भी गया है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्याएं क्या हैं, बढ़ती जाती है। उसका कारण क्या है, आगे देखिए लिखा जा रहा है, क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कोष की संख्या बढ़ती जाती है। यानी कि परमाणु त्रिज्या बड़ी होने की वजह यही है कि कोष की संख्या उस समूह में लगातार जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो बढ़ती जाएगी, इसी वजह से परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। बस बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि आवर्त हमेशा कोषों की संख्या को बताता है और समूह बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आप उसके आधार पे बता सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या घट रही है कि बढ़ रही है। और दूसरी बात बच्चों हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, आवर्त के गुण का विपरीत एकदम समूह का होगा। अगर बाएं से दाएं चलने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है तो आप समझ जाइए कि किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने के बाद परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। देखिए बच्चों हम दूसरे गुण के बारे में अध्ययन करेंगे समूह पर जो आधारित है, आयनिक त्रिज्याएं, आयनिक रेडियाई। अभी तक परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम आयनिक त्रिज्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर जो है परमाणु आयन के रूप में आ गए हैं तो उनकी परमाणु त्रिज्याएं किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने के बाद कैसे प्रभावित होती हैं, यानी कि कैसे परिवर्तित होती हैं। अगर मान लीजिए बच्चों हम पहले समूह, ये हमारा पहला समूह है और हम यहाँ आवर्त बना दे रहे हैं। देखिए आवर्त नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके बाद देखिए ये 7वां आवर्त। तो अगर ये परमाणु के रूप में, जैसे देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं पहले समूह के तत्व को, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, फिर सीजियम है, फिर क्या है, फ्रांसियम है। तो अगर देखिए बच्चों पहले समूह के जो तत्व हैं अलग अलग आवर्त में, यानी कि आवर्त नंबर 1 से लेकर 7 तक हैं, अगर ये परमाणु के रूप में थे तो हम अभी अभी इसके पहले चर्चा कर चुके हैं कि अगर हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब कि अगर परमाणु के रूप में है
तो हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी, उसके बाद लिथियम की उससे अधिक होगी, फिर सोडियम की उससे अधिक होगी, फिर पोटेशियम की उससे अधिक होगी, फिर उसके बाद देखिए रुबीडियम की सबसे अधिक हो, पोटेशियम से अधिक हो जाएगी, फिर सीजियम का उससे अधिक हो जाएगा, फिर फ्रांसियम का उससे अधिक हो जाएगा, यानी कि फ्रांसियम का परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा होगा। लेकिन बच्चों आप ये जानते हैं कि जिस समूह में तत्व है इसका मतलब कि उसकी बाह्यतम कक्षा में उतना इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम और उसके आगे फ्रांसियम जो है, इनकी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए बच्चों, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यहाँ पे सीधा सीधा हमने बताया है कि जो आवर्त है वो क्या है? कोश बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें कितना? 1 कोश है। ये देखिए हाइड्रोजन हो गया, ये मान लीजिए ये नाभिक हो गया, हाइड्रोजन है, तो इसमें कोश की संख्या कितनी होगी? 1, क्योंकि पहले आवर्त में है और पहले समूह है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1। उसी तरह लिथियम जो है दूसरे आवर्त में है, तो इसमें जो कोश की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, और इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह ये देखिए तीसरा जो आवर्त है इसमें कोश की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 1। इसी तरह बच्चों आप आगे पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम के लिए भी समझ सकते हैं कि इसमें कोश की संख्या 4, इसमें कोश की संख्या 5, इसमें कोश की संख्या 6, इसमें कोश की संख्या 7। अब चूंकि जब कोश की संख्या बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब कि उसकी परमाणु त्रिज्याएं क्या होंगी? बड़ी होती चली जाएं। तो अब देखिए हम 3 के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब 3 के माध्यम से समझ जाएंगे तो समझ आइए आगे के लिए भी वही होगा। तो अब बच्चों देखिए इनकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने इनके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में चर्चा की है कि जिन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे उनकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करते हैं, और इस कंडीशन में वो क्या करते हैं? अपनी अस्थायी अवस्था को ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि अष्टक की कंडीशन में ही वो अस्थायी अवस्था को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए इनकी बाह्यतम कक्षा में देखिए बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है, इस कारण ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक को पूरा करेंगे। तो देखिए बच्चों, जब बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए जब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं, तो ये देखिए हमारा तीसरे नंबर पे ये सोडियम हो गया, ये क्या है? लिथियम आपका हो गया, ये हाइड्रोजन। जब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहे हैं, तो देखिए जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो सोडियम पर क्या आ जाएगा? 1+ चार्ज आ जाएगा। और यहाँ जब लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो लिथियम पर क्या आ जाएगा? 1+ चार्ज आ जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करेगा? 1 पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लाएगा। तो यानी कि सभी धनायन की कंडीशन में आ गए, यानी कि हाइड्रोजन भी धनावेशित हो गया, लिथियम भी हो गया और सोडियम। और जो आवेश की संख्या इस पे है सब में क्या है? समान है, यानी कि सभी पर 1 धनावेश है। लेकिन बच्चों अब ये जानिए आप कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यहाँ पे धनायन की कंडीशन में आ गया, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन की कंडीशन में आ गया, उसी तरह ये भी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन की कंडीशन में आ गया। क्या इनके कोशों की संख्या बदल गई? नहीं बदली, यानी कि अब भी इसमें 3 कोश है, अब भी इसमें 2 कोश है, अब भी इसमें 1 कोश है। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन आने और जाने के बाद
कोषों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो कोष पहले होते हैं वही कोष बाद में भी होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए या ग्रहण किया जाए। लेकिन ये अवश्य घटना घटती है कि उनकी परमाणु त्रिज्याएं प्रभावित होती हैं, यानी कि जब ये घटना घटती है, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या छोटी बड़ी होती है। अब बच्चों देखिए, जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इनका जो यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण प्रोटॉनों पर था, तो इनका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ प्रोटॉन को खींच रहे थे, जिसकी वजह से परमाणु त्रिज्या क्या हो जा रही थी, छोटी हो जा रही थी, तो उसकी वजह से ये क्या होंगे, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा बाहर की तरफ, तो इनका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक का आकर्षण पहले की अपेक्षा थोड़ा अधिक हो गया, ज़्यादा प्रभावशाली हो गया, जिसकी वजह से इसकी परमाणु त्रिज्या पहले की अपेक्षा थोड़ी कम हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए, जब इनका इलेक्ट्रॉन चला गया तो वही कंडीशन इसमें भी आएगी, नाभिकीय आकर्षण पहले की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों पर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से इसकी परमाणु त्रिज्या पहले की अपेक्षा थोड़ी छोटी हो जाएगी। उसी तरह हाइड्रोजन में भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब कि जितना प्रभाव इसमें है कम करने में, उतने प्रभाव लगभग इसमें भी है और इसमें भी। तो कहने का मतलब कि लगभग समान, जब देखे समान इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो नाभिकीय आकर्षण है जितना प्रभावशाली, यानी कि जितना प्रभाव इसमें अधिक हो रहा है उतने प्रभाव इसमें अधिक हो रहा है, उतने प्रभाव इसमें अधिक हो रहा है, जिसकी वजह से जो परमाणु त्रिज्या छोटी हो जा रही है, सब में क्या होगा, समान होगा। जब समान है, सब में समान कमी है, तो इसका मतलब जो पहले परमाणु त्रिज्या बड़ी थी अब भी बड़ी रहेगी, और जो सबसे छोटी थी अब भी छोटी बनी रहेगी। बस ये है कि पहले की अपेक्षा उनकी परमाणु त्रिज्याएं छोटी, और पहले की अपेक्षा अब जो परमाणु से आयन में आ गए तो उनकी आयनिक त्रिज्या के रूप में क्या हो जाएंगी, बस इतना फर्क पड़ेगा कि जब परमाणु आयन के रूप में आएगा तो उनकी आयनिक त्रिज्या क्या है, छोटी हो जाएगी। लेकिन जो आयन बनेंगे, जो परमाणु के रूप में त्रिज्या जिनकी ज़्यादा थी, अब आयन की कंडीशन में भी उनकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस आधार पर बच्चों हम यहाँ दिखा सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम जब आयन की कंडीशन में आएंगे तो फ्रांसियम की परमाणु त्रिज्या, फ्रांसियम आयन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होगी और हाइड्रोजन आयन की सबसे छोटी होगी। इसी प्रकार अगर बच्चों हम ऋणायन की कंडीशन को लें, अगर बच्चों मान लीजिए हम 7वां समूह लेते हैं, तो ये देखिए हमारा 7वां समूह है, और ये पहला आवर्त हो गया, दूसरा, फिर यहाँ तीसरा, और ये मान लीजिए चौथा आवर्त हो गया, ये 5वां हो गया, और ये 6वां हो गया, ये 7वां हो गया। तो बच्चों देखिए बच्चों, अगर जब हम 7वें समूह के तत्व को रखेंगे इसमें, तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, स्टेटाइन हो गया। इसी तरह आगे के भी तत्व लिखे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब अगर जब ये 7वें समूह में रखा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। हमने बताया है आपको कि अगर बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगे, ऋणायन बनाएंगे। तो अब बच्चों जब ये परमाणु के रूप में है, तो जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे
तो इनकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी कि फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी, क्लोरीन की उससे अधिक होगी फ्लोरीन से, फिर ब्रोमीन की इनसे अधिक हो जाएगी, फिर आयोडीन की इससे अधिक हो जाएगी और एस्टेटाइन का इससे अधिक हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए बच्चों ये आयन की कंडीशन में आते हैं तो चूंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो चूंकि सभी की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगे, ऋणायन बनाएंगे और उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, अस्थाई हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एक ऋणायन हो जाएगा, इस पे एक ऋणायन हो जाएगा, इस पे एक ऋणायन हो जाएगा, इस पे एक ऋणायन आ जाएगा, यानी कि एक एक ऋणावेश सब पे आ जाएगा। अब बच्चों देखिए जब एक एक इलेक्ट्रॉन सब पे बढ़ रहा है लेकिन उनके नाभिक में जितने प्रोटॉन थे पहले उतने प्रोटॉन अब भी होंगे, बस फर्क ये पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव पहले की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। इसलिए जो है बाह्यतम कोश का जो बाह्यतम कोश है वो थोड़ा बाहर की तरफ खिंच जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, और नाभिक का आकर्षण किधर होगा, इलेक्ट्रॉनों पर अंदर की तरफ होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कोश को किधर लाएंगे, बाहर की तरफ लाएंगे, जिससे उनकी परमाणु जब ये परमाणु आयन के रूप में आएंगे तो उनकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो इस आधार पर जो परमाणु बड़ा था जब आयन की कंडीशन में आएगा तो उसकी आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, पहले की अपेक्षा बड़ी हो जाएगी। लेकिन जो परमाणु पहले छोटा था अब आयन की कंडीशन में आ रहा है, अब भी बड़े वाले परमाणु की त्रिज्या के आयन के रूप में आने के बाद उससे अब भी वो क्या होगा, छोटा होगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर किसी समूह के परमाणु समान आयन के रूप में हो, यानी कि सभी पर आवेश की संख्या समान हो, तो ऊपर से नीचे चलने के बाद जो परमाणु के आयन बन रहे हैं उनकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होती चली जाएगी। तो देखिए बच्चों किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर समान आवेश के आयनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। अगर हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो जो समान आवेश के आयन हैं उनकी आयनिक त्रिज्या क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि देखिए बच्चों कोश की संख्या तो ज़्यादा ऊपर से नीचे चलने के बाद होता ही है। जब परमाणु के रूप में ये हैं तो उनका परमाणु त्रिज्या बड़ा है नीचे वालों का, तो जब आयन के रूप में आएंगे तो चूंकि सब में बराबर इलेक्ट्रॉन कोश में जा रहे हैं तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव बढ़ेगा सब में समान बढ़ेगा, तो इसलिए जितना एक बढ़ेगा उतना दूसरे में बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऊपर से नीचे चलने के बाद जो आयनिक कंडीशन में आएंगे परमाणु यानी कि आयन के रूप में बदलेंगे तो उनका आयनिक त्रिज्या अब भी बड़ा होगा ऊपर से नीचे चलने के बाद। यानी कि चाहे वो परमाणु के रूप में हो चाहे आयन के रूप में हो तो उनकी परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं क्या होंगी, ऊपर से नीचे चलने के बाद बढ़ती जाएंगी। अच्छा बच्चों एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए कि हाइड्रोजन जो होता है वो अस्थायी अवस्था में आने के लिए हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करता है। देखिए बच्चों हीलियम जो तत्व है वो भी क्या होता है, अक्रिय होता है, जबकि उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन में चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो इसलिए हाइड्रोजन हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब हाइड्रोजन हीलियम जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। और देखिए बच्चों हाइड्रोजन हुआ और लिथियम जैसे हुआ, इनके
बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसलिए ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हीलियम क्या होता है? अक्रिय गैस है, यानी कि अस्थायी कंडीशन में है, इसलिए जिनकी परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है वो हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करके क्या हो जाते हैं? अस्थायी हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, हीलियम क्यों अस्थायी है और जिनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है क्यों अस्थायी है? हम अब देखिए बच्चों, हीलियम की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो अस्थायी है, और जिनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वो भी अस्थायी होता है। ऐसा क्यों होता है? हम इसको इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पे समझ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हीलियम क्यों अस्थायी होता है? इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो फर्स्ट s2 होगा। अब देखिए बच्चों, अगर हीलियम का हम बोरबरी के नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसमें कोश की संख्या 1 मिलेगी, और ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ऐसा नहीं है कि दूसरे समूह में, क्योंकि ये अक्रिय गैस है, तो हमने बताया है कि आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैसें हैं उनको शून्य समूह में रखा गया है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा? शून्य समूह। इसका कारण क्या है, क्यों अस्थायी है? तो यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है फर्स्ट यस का, तो जब देखिए यहाँ हम फर्स्ट यस लेंगे, यानी कि यस कोश को लेंगे, क्योंकि यस कोश में एक ही कक्षक होता है, तो इसमें देखिए हम 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट यस हो गया। तो अब देखिए चूंकि एक ही कोश है, तो अब आगे 2s या 2p तो आएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें देखिए एक कोश है और इस कोश में एक ही कक्षक है। हम जानते हैं कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जब इनके कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन आने की जरूरत नहीं है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है तो ये देखिए अस्थायी कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो अस्थायी कंडीशन में चला जाएगा। तो कहने का मतलब कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा है कि वो अस्थायी की कंडीशन में पहले से है, इसलिए इनको अस्थायी होने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर परमाणु बाहर जाए या परमाणु अंदर आए तो उस कंडीशन में अस्थायी कंडीशन को नहीं प्राप्त करेंगे, ये पहले से ही अस्थायी कंडीशन में है। अगर मान लीजिए बच्चों हम आर्गन या मान लीजिए नियान का उदाहरण ले लेते हैं। नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो फर्स्ट s2 2s2 2p क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब देखिए इनके जो पहले कोश का यस कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया फर्स्ट एस में। अब देखिए दूसरा जो कोश है हमारा, उसके यस वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, और देखिए चूंकि हम जानते हैं कि पी में 3 कक्षक होते हैं, ये हमारा क्या हो गया? 2p कोश। और जब यहाँ 3 कक्षक हैं तो यहाँ देखिए अगर हम कुंड के नियम से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले सिंगल फिर यहाँ डबल कर सकते हैं। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी कोई कक्षक खाली नहीं है और ना किसी कक्षक में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब यह है कि नियान परमाणु के कोश में जितने कक्षक उपलब्ध हैं उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कहने का मतलब कि जितना होना चाहिए वो पहले से है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन आने की जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो ये अपने अस्थायीपन को खोएंगे, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या है? युग्मित होना
चाहता है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा क्या होगा, युग्म में होना चाहेगा। तो युग्मित अगर चला गया इलेक्ट्रॉन तो फिर युग्मित होने के लिए जो है किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ये अस्थायी कंडीशन में। तो कहने का मतलब कि इनकी जो मूल संरचना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो अस्थायी की कंडीशन में है। तो इसलिए हम यहाँ देखें कह सकते हैं कि नियान क्या है, अस्थायी अवस्था में। तो अब नियान अस्थायी अवस्था में है तो बच्चों देखिए जो बाह्यतम कोश हमारा बन रहा है क्या है, यही है दूसरा कोश है। और देख रहे हैं दूसरे कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी आधार पर यानी कहने का मतलब कि ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जिनकी बाह्यतम कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अस्थायी की कंडीशन में है। यानी कि उनके कोश में जितने कक्षक उपलब्ध हैं उसमें डबल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो अस्थायी की कंडीशन में है। तो ऐसा देखा गया है कि जिनकी बाह्यतम कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन है सभी कोश के कक्षक युग्मित की कंडीशन में है। इसीलिए ये निष्कर्ष निकाला गया है कि ये अस्थायी कंडीशन में होते हैं जब उनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है या हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई परमाणु प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो के लेक्चर में हम अगले गुण के बारे में चर्चा करेंगे।